आज का जो एजेंडा है वो इस बात के ऊपर फोकस्ड है कि हम लोग कोडिंग करते समय जो कोडिंग गाइडलाइंस है हमेशा उसको दरकिनार करते हैं। जब भी हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग वेरिएबल का नाम कभी भी मीनिंगफुल नहीं रखते, हम लोग कभी भी कमेंट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कोडिंग के लिए हम लोग उसको हमेशा जो है वायलेट करते हैं स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा, ये चीज़ इंडस्ट्री में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप कोई कोड लिख रहे हो तो आपको कमेंट देना पड़ेगा। तो कमेंट देने का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि एक तो कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब कोड की रीडेबिलिटी बढ़ गई तो अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब वो कोड वापस मेंटेनेंस में आएगा तो जो भी इंजीनियर उस पर काम कर रहा होगा, जो भी डेवलपर उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, उसको लॉजिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में जो मैंने आज का एजेंडा रखा है वो ये है कि इनकैप्सुलेशन जो है कैसे कोडिंग में हेल्प करता है। तो मैंने खुद से जो है एक केस जो है लिया है। केस कुछ ऐसा है कि मैंने क्लास बनाई है MOS, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और इसमें मैंने दो वेरिएबल्स रखे हैं, एवरेज मार्क्स और ग्रेड। एवरेज मार्क्स जो है वो इंटीजर टाइप का है और जो ग्रेड है वो कैरेक्टर टाइप का है। अब हमने इन दोनों को जो है प्राइवेट बता के रखा हुआ है, और यहाँ जो है हमने इन दोनों मेथड के लिए, इन दोनों वेरिएबल्स के लिए जो है मैंने गेटर और सेटर दोनों मेथड्स जो है बना के रखे हुए हैं। तो गेट एवरेज मार्क्स और सेट एवरेज मार्क्स यहाँ दिख रहा है। उसी तरीके से ग्रेड के लिए गेट ग्रेड और सेट ग्रेड जो है हमको दिख रहा है। अब यहाँ जो है हमने एकेडमिक नाम की एक क्लास बनाई है, और उस क्लास में मैंने MOS क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। और अब मैंने वहाँ पे क्या किया कि सेट एवरेज मार्क्स और सेट ग्रेड को कॉल किया। वैल्यू मैंने पास की सेट एवरेज मार्क्स में 40 और सेट ग्रेड में मैंने पास किया B। और उसके बाद मैंने दो आउटपुट स्टेटमेंट्स मैंने लिए हैं, और इन दोनों आउटपुट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे एवरेज मार्क्स को एसेस कर लिया है और ग्रेड को एसेस कर लिया है। अब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि ये जो एवरेज मार्क्स है ये इंटीजर टाइप का मैंने लिया है, तो ये चीज़ सही नहीं है। मुझे करना क्या है, मुझे इस एवरेज मार्क्स का डेटा टाइप जो है चेंज करना चाहिए और मुझे उसको फ्लोट करना चाहिए। तो ये बात मेरे दिमाग में आई। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो इसको कर लेते हैं। तो ये जो चेंज मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये काम कर लिया। अब मैंने एवरेज मार्क्स जो है उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया इंटीजर से फ्लोट, बाकी ग्रेड का अनचेंज्ड रहा। अब हमने जो है नया कोड लिखा। तो जब मैं नया कोड लिखने आया तो मैंने क्या किया, सारी चीज़ वैसी ही रही। मैंने यहाँ पे एवरेज मार्क्स का जो डेटा टाइप था वो इंट की जगह फ्लोट कर दिया। बाकी मैंने गेटर और सेटर मेथड्स मैंने बनाए। ये गेटर और सेटर दिख रहा है एवरेज मार्क्स के लिए भी और ग्रेड के लिए भी। इसके पहले जो है यहाँ एवरेज मार्क्स के लिए गेटर, इस स्लाइड में एवरेज मार्क्स के लिए सेटर, फिर ग्रेड के लिए गेटर और ग्रेड के लिए सेटर। फिर मैंने यहाँ पे जो है MOS क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने उसमें एक वैल्यू पास कर दी 40। मैं वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, हालांकि चेंज किया जा सकता था। खैर, इसको चेंज करना न करना हमारे ऑब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करेगा। हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था उसको ये कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सेटर मेथड्स कॉल किए हैं एवरेज मार्क्स के लिए और ग्रेड के लिए। और फिर नीचे मैंने दो आउटपुट स्टेटमेंट दिया है, और मैंने गेट एवरेज मार्क्स और गेट एवरेज मार्क्स और गेट ग्रेड को मैंने कॉल कर लिया।
अब कोड में जो भी चेंजेस मुझे करने थे वो चेंजेस मैंने कर दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इन चेंजेस को अगर मैंने किया है तो मुझे कितनी बार मुझे मॉडिफिकेशन करना पड़ा है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि मुझे केवल 3 मॉडिफिकेशंस करने पड़े। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमने कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या था, डिक्लेरेशन में जो ये प्राइवेट इंट एवरेज मार्क्स था उसको मैंने कर दिया प्राइवेट फ्लोट एवरेज मार्क्स। तो ये इंट जो है फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट मॉडिफिकेशन। सेकेंड मॉडिफिकेशन में मैंने क्या किया है, तो इंटीजर के लिए जो मेरे पास गेटर मेथड था उसका रिटर्न टाइप क्या था, इंट। मैंने उस इंट को क्या कर दिया, फ्लोट। दिस इज द सेकेंड मॉडिफिकेशन। और थर्ड मॉडिफिकेशन की बात करें तो सेट एवरेज मार्क्स में जो ऊपर दिख रहा है वो एक इंटीजर टाइप का वैल्यू हम लोग पास कर रहे थे, अभी मैंने उसको चेंज कर दिया किसमें, फ्लोट में। बाकी पूरे कोड में कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि इंट इज टाइप्ड एज फ्लोट एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग इज अनटच्ड। ठीक है, पूरी की पूरी बिजनेस लॉजिक जो है वो अनटच्ड रही। और दिस इज द पावर ऑफ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, क्या हमें इन सारे फंडामेंटल्स को फॉलो करना चाहिए, अगर हम फॉलो भी कर रहे हैं तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, या ये जो कोडिंग गाइडलाइन है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, फ़ायदे बहुत हैं, बिना फ़ायदे के लिए तो इंडस्ट्री ने इसको रिकमेंड नहीं किया। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि कोड की क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कोड को जो है समझने में बड़ी आसानी होगी। कोड के साथ अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कोड में नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है हम लोग चेंजेस हमारे लिए उतने टफ होते जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हम हमारे पास दो टेक्निकल टर्म आते हैं अपने पास, एक को बोलते हैं कपलिंग और एक को बोलते हैं कोहेसन। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है ये दो टर्म्स सबने सुने हैं, एक को बोलते हैं कपलिंग और एक को बोलते हैं कोहेसन। तो कपलिंग क्या कहती है, कपलिंग का मतलब ये है कि अगर अपने पास दो मॉड्यूल हैं तो उन दोनों मॉड्यूल का एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी जितनी कम होगी उतना अच्छा है। ठीक है, डिपेंडेंसी दो मॉड्यूल्स के बीच में जो भी डिपेंडेंसी है वो जितनी कम से कम हम रख सकते हैं उतना अच्छा है। इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि अगर हम लोग किसी एक मॉड्यूल में चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट या ये कहिए कि जो साइड इफेक्ट है वो दूसरे मॉड्यूल पे वो कम से कम पड़ेगा। कब, जब दोनों मॉड्यूल के बीच में कपलिंग जो है, कपलिंग की डिग्री कम होगी। और जब हम लोग बोलेंगे कोहेसन, तो कोहेसन मतलब क्या होता है, एडाप्टिबिलिटी। ठीक है, एक कोहेसिव कोड मतलब जो कोड है वो इस तरीके से लिखा गया है कि हम उसमें अगर कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो उनको चेंज करने में हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं है। मेरा पूरा का पूरा बिजनेस लॉजिक जो है वो अनटच्ड रहा। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा लॉजिक जो था वो एकदम से वैसे ही रहा। अंतर कहाँ पे आया, केवल फ्लोट को मैंने इंटीजर को जो है मैंने फ्लोट में रख दिया। इसीलिए जो फंडामेंटल्स हैं उप्स के, ठीक है, जब भी कोडिंग करने की बात आए तो हमें ये काम करना चाहिए। एक कोड लिखना है और उस एक कोड को इस तरीके से लिखना है कि उसमें उप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं दिख जाए। अमूमन हम लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जब हम लोग से कहा जाता है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस, ये एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ काम करना है, तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि वो ब्लाइंडली जो है बिना सोचे समझे वो वहाँ पे अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके में उनकी कितनी एक्सपर्टाइज है वो दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज में जो कुछ एक्सपर्टाइज है उससे कुछ ज़्यादा बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप कोड लिख रहे हो और वो कोड जो है एरर फ्री है, ठीक है, एरर फ्री कोड आपने लिखा है, ठीक है, अगर कोई एरर आ रहा है आपने उसको फिक्स कर दिया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। आप उस लैंग्वेज के ग्रामर को जो है आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है जो क्वालिटी कोडिंग है वो पता है। तो क्वालिटी कोडिंग जो है वो हमेशा से मायने रखेगी। और हम लोग गलती कहाँ से शुरू करते हैं? तो हम लोग गलती शुरू करते हैं जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करना शुरू करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल के नाम भी बड़े अजीब होते हैं, एक्स वाई जेड, जो मन में आया वो रख लिया। नहीं, ऐसा नहीं। वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल रखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है एवरेज मार्क्स, अच्छी बात है। ये एवरेज मार्क्स नाम का जो वेरिएबल है ये अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा है। ये खुद चिल्ला के बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है कि ये एवरेज मार्क्स जैसी किसी चीज़ को स्टोर कर रहा है। यहाँ जो ग्रेड, ठीक है, और चूंकि ये दोनों वेरिएबल किस क्लास के हैं तो MOS, ठीक है, तो हमने मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नाम के लिए एक इस नाम की जो है एक क्लास बनाई है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो अब ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई कि एवरेज ग्रेड मतलब कि ये किसी स्टूडेंट का जो है वो एवरेज मार्क्स होगा। ये ग्रेड, ये किसी स्टूडेंट के ग्रेड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम लोग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें, ये सारे फ़ायदे जो है बड़े आराम से मिल जाते हैं। मसलन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जब हम लोग किसी ग्लोबल वेरिएबल को बनाते हैं, किसी ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, या किसी मैक्रो को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, रूल्स क्या है, इंडस्ट्री का जो नॉर्म है वो क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल्स मस्ट बी इन कैपिटल लेटर, मैक्रोज मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। ठीक है, हम लोगों को जो कोडिंग करना है, कोडिंग में जो हम लॉजिक यूज कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री का क्या रिकमेंडेशन है? कीप योर लॉजिक एज सिंपल एज यू कैन। ठीक है, कोड की साइज को बहुत छोटा करने के चक्कर में लॉजिक की कॉम्प्लेक्सिटी को कई गुना बढ़ा देना, इसमें अक्लमंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि ठीक है, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, लेकिन जब प्रोडक्ट वापस री इंजीनियरिंग के लिए आएगा तो जो नया डेवलपर होगा, ठीक है, उसके लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी, सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि किस तरीके से इसको समझा जाए। अब समझने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जब टाइम बढ़ा तो कास्ट बढ़ी, कास्ट इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जितने टाइम पे डेवलपर को वो काम कर देना चाहिए था, अभी भी वो इस लॉजिक को समझने में लगा हुआ है। ठीक है, तो कमेंट्स बहुत ज़रूरी है। जावा में जो कमेंट्स हैं उनको हम लोग 3 लेवल पे लेके जा सकते हैं। अमूमन जो हम लोगों ने अब तक C और C++ में कमेंट्स देखे, वो कमेंट्स जो है कंपाइलेशन में कभी हेल्प नहीं किया। ठीक है, कमेंट्स के बारे में जो बात होती है वो क्या होती है? तो कमेंट्स के बारे में जब बात होती है C और C++ में, तो कहा जाता है कि कमेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ कोड। जब भी हम कोड को कंपाइल कराएंगे तो सारी चीज़ें कंपाइल हो जाएंगी कमेंट्स को छोड़ के। जावा में कमेंट्स के 3 स्कोप हैं। पहला, सोर्स कोड लेवल पे। ये सोर्स कोड लेवल बोलने का मतलब क्या है कि जैसा कि हम C और C++ में कर रहे हैं कि ये कमेंट है, कंपाइलेशन में इसका कोई रोल नहीं है। हम लोग कमेंट्स को एक्सटेंड करा सकते हैं, हम लोग कमेंट्स को कंपाइलेशन टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल रन टाइम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स जो देखने में इतने साधारण से हैं, उनके यूजेस बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जावा में। ठीक है, तो अब जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे
जो नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, तो ये जो नए फ्रेमवर्क्स हैं वो कहीं ना कहीं पुराने स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। मसलन मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा। मैंने जो वेरिएबल का नाम लिया है एवरेज मार्क्स, ठीक है। अब ज़रा देखिए, तो जो गेटर मेथड बना है, देखिए तो गेट स्मॉल लेटर में है, एवरेज का ए कैपिटल हुआ और मार्क्स का एम कैपिटल हुआ। दिस इज द स्टैंडर्ड वे। आगे आते हैं, सेट एवरेज मार्क्स, सेट पूरा का पूरा स्मॉल में, एवरेज का ए कैपिटल में और मार्क्स का एम जो है वो कैपिटल में। उसी तरीके से ग्रेड, ग्रेड देखिए यहाँ पे ग्रेड स्मॉल लेटर में लिखा हुआ ग्रेड। अब मैं इसके लिए गेटर और सेटर की बात कर रहा हूं। गेट ग्रेड, गेट स्मॉल में और ग्रेड का जी कैपिटल हो गया। उसी तरीके से सेट ग्रेड, सेट स्मॉल में और ग्रेड का जी क्या हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। अब अगर हमको क्लास फाइल भी मिल जाए, ठीक है, या केवल हमको ये गेट ग्रेड और सेट ग्रेड दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको लेके तुम कुछ बात बताओ, तो मैं सीधे सीधे कहूँगा कि गेट ग्रेड जो है एक मेथड है जो एक ऐसे वेरिएबल पे काम कर रहा है जो कैरेक्टर टाइप का है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ मिली, कैसे मिली? तो जैसे ही मैंने देखा पब्लिक कैर गेट ग्रेड, पब्लिक कैर गेट ग्रेड, यानी जब गेटर मेथड मैंने बनाया ग्रेड का, तो ये गेटर मेथड मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? तो ये गेटर मेथड मुझे रिटर्न कर रहा है कैर। इसका सीधा मतलब ये है कि ये गेट ग्रेड नाम का मेथड जिस किसी भी वेरिएबल के लिए बनाया गया है उसका डेटा टाइप क्या है, कैर है, ठीक है। और जब मैंने देखा रिटर्न ग्रेड, ठीक है, यहां से भी हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि हमारे वेरिएबल का नाम ग्रेड है। या फिर हम सेटर मेथड को ध्यान से देखें तो दिस डॉट ग्रेड और उसमें असाइन हुआ है ग्रेड। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वी हैव एन एट्रीब्यूट हुज नेम इज ग्रेड। और ग्रेड कैसा है? तो ग्रेड कैरेक्टर टाइप का। अब केवल गेट ग्रेड को देख लीजिए तो ये दोनों इंफॉर्मेशन निकल आएगी। गेट ग्रेड का रिटर्न टाइप क्या है, कैर, और रिटर्न हो रहा है ग्रेड। सीधा सीधा हो गया, क्लियर हो गया कि जो वेरिएबल है वो ग्रेड है, उसका डेटा टाइप जो है वो कैर है। छोड़िए इसको भी, नीचे आइए, पब्लिक वाइड सेट ग्रेड, ग्रेड को हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रेड को अगर सेट कर रहे हैं तो हम उसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। कौन सा आर्गुमेंट पास कर रहे हैं? तो कैर ग्रेड, यानी सेट ग्रेड जो है वो जो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है वो कैसा है, किस टाइप का? तो कैर टाइप का। तो यहीं से बात क्लियर हो गई कि ये जो सेट ग्रेड है वो जिस किसी भी वेरिएबल को सेट करने जा रहा है वो वेरिएबल किस टाइप का है, कैर टाइप का है। ये बात निकल के आ गई। और जब हम इसकी बॉडी को देखें अंदर, तो अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस डॉट ग्रेड, दिस डॉट ग्रेड, यानी जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसका नाम क्या है, ग्रेड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपर्टी। तो इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारी चीजों को एक इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है, ठीक है। एक टर्म आता है, इसको बोलते हैं ना मेटा डेटा। इसी कंटिन्यूएशन में हम कहें मेटा डेटा। तो मेटा डेटा को अगर बुक्स में देखिए तो उसकी डिफिनेशन क्या है कि इट इज डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या आपने कभी मेटा डेटा इस्तेमाल किया है? मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछ देता हूं कि क्या मेटा डेटा कभी इस्तेमाल हुआ है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मेटा डेटा? तो सीधी सीधी किताबी बातें आती हैं कि मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन कि क्या मेटा डेटा कभी इस्तेमाल किया है? जवाब है नहीं। और मैं कहता हूं कि बस इस्तेमाल तो किया है, पता नहीं है। तो मेटा डेटा है क्या? तो कमेंट, जो भी कमेंट हम लोग लिख रहे हैं वो कमेंट क्या है, मेटा डेटा ही तो है। वो किसी लॉजिक को समझाने में मदद कर रहा है, किसी लॉजिक को एक्सप्लेन करने में मदद कर रहा है, किसी वेरिएबल
के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन दे रहा है? कमेंट दे रहा है। तो कमेंट क्या हो गया? मेटा डेटा हो गया। ठीक है, तो ये जो हमने काम किया चेंजेस में, तो हमको केवल 3 मॉडिफिकेशन करने पड़े और तीनों के तीनों बड़े नॉमिनल मॉडिफिकेशन थे। ठीक है, बहुत सारा टाइम बचा, बहुत सारे फायदे हम लोगों को मिले। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी काम करना है तो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन था, उस सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी जो है हमको कोडिंग में मदद कर रही है, पहली चीज़। और कमेंट्स का क्या रोल है, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, और क्यों इंडस्ट्री जो है हमेशा अपने नए एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने नए जो भी फ्रेशर्स होते हैं या जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनसे क्यों इस बात का उम्मीद करती है कि इनको उप्स के फंडामेंटल्स आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो किया जाए, सारे स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, तो कोडिंग जो है बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो इस वीडियो से पूरा हो रहा है।